अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर। जी, सो लास्ट टाइम हमने ओरिएंटेशन कंप्लीट कर दी थी और इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया था आपके सेशन में, राइट? जी सर। ओके जी, तो इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, मुख्तसर सी हिस्ट्रीज भी देखेंगे और कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स जो क्लिनिकल फार्मेसी के हवाले से उनको हम इस सेक्शन में स्टडी करेंगे इस टॉपिक। जी, तो यूएस की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की और दीगर डेवलप्ड कंट्रीज की, जहाँ पर के फार्मासिस्ट का रोल डेवलप होना स्टार्ट हुआ इन 19th सेंचुरी, उसमें फार्मासिस्ट का रोल ज़्यादातर आउट पेशेंट्स के साथ था। आउट पेशेंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन होता था और फार्मासिस्ट का जो प्रोफेशनल बेनिफिट है पेशेंट्स के लिए और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, वो ज़्यादातर महदूद होता था कम्युनिटीज़ तक, ठीक है, जब वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन से जो मेडिसिन कंट्रोल मिलता था, उसके कंपैरिजन में देखा गया या ये बात नोटिस की गई, ऑब्जर्व किया गया सम ईयर इन 1960s कि वार्ड्स में जहाँ पर कि पेशेंट एडमिट होता है, इन हाउस जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स की चल रही होती है, वहाँ पर मेडिसिन का पुअर कंट्रोल सिस्टम मौजूद था। वार्ड्स में मेडिसिन के कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए फार्मासिस्ट की प्रेजेंस को वार्ड्स में जो रखा गया, हॉस्पिटल्स में तो वो ऑलरेडी मौजूद होता था डिस्पेंसिंग के लिए, कंपाउंडिंग के लिए, मेडिसिन की परचेजिंग के लिए, उनकी वार्ड तक मेडिसिन पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस वक्त पेशेंट की डायग्नोसिस हो रही होती थी, एक प्रिस्क्राइबर जब पेशेंट का इंटरव्यू कर रहा होता था, उसका चेकअप कर रहा होता था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को रिव्यू करके जब डिसीजंस ले रहा होता था मेडिकेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये देखा गया कि अगर उस वक्त फार्मासिस्ट प्रेजेंट हो वार्ड में, तो मेडिसिन कंट्रोल सिस्टम इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑन स्पॉट जब मेडिसिन के लिए प्रिस्क्राइबर्स डिसीजंस ले रहे होते हैं, उस वक्त
वार्ड में फार्मासिस्ट का प्रेजेंट होना मेडिसिन के यूज को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है जी। तो 1960s में फार्मासिस्ट को वार्ड्स में जो है वो रखा गया कि जिस वक्त मेडिकेशंस ऑर्डर की जा रही हों उस वक्त ऑन स्पॉट फार्मासिस्ट जो है अपनी इंटरवेंशंस प्रेजेंट कर सकते हैं। 1960 से जब फार्मासिस्ट का ये रोल स्टार्ट होता है तो उस रोल के बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो सामने आए। इन वार्ड्स में जो मेडिकेशंस एरर्स होते थे, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते थे, उनमें बहुत हद तक सिग्निफिकेंट रिडक्शंस होने लगी और मेडिकेशन यूज ऑप्टिमाइज होने लगा। ये इवॉल्व होके रोल वार्ड में फार्मासिस्ट के प्रेजेंट होने का जो रोल है ये इवॉल्व होते होते 1970s में फिर बाकायदा इस रोल को रिकग्नाइज किया गया। इसके लिए एसोसिएशन बनाई गई और ये रोल ट्रांजिट कर गया क्लिनिकल फार्मेसी के नाम से। 1970s के एंड में आके अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एक अथॉरिटी, एक बोर्ड, एक एजेंसी का वजूद आया अमेरिका में। और उसी टाइम पे जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के नाम से इदारा बना। अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी बनने के बाद जो फार्मासिस्ट का रोल है इन वार्ड्स एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो बाकायदा डॉक्यूमेंट होने लगा। क्लिनिकल फार्मेसी की वैल्यू डॉक्यूमेंटेड तौर पर ऑन रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पर सामने आने लगी। ठीक है जी। ये रोल बाद में इवॉल्व हुआ। क्लिनिकल फार्मेसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो निकल के सामने आया वो फार्मास्यूटिकल केयर के तौर पर सामने निकल के आया कि वार्ड्स में जो मौजूद होता है फार्मासिस्ट वो फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करता है। 1980s में ये टर्म जनरेट हुई फार्मास्यूटिकल केयर। फिर ये प्रोग्रेस मजीद आगे इस तरह बढ़ती है कि 1990s में आके अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी एजुकेशन में, जो कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि फार्मेसी के हवाले से एक बोर्ड की हैसियत रखता था, उसकी एजुकेशन के हवाले से, फार्मेसी एजुकेशन के हवाले से अथॉरिटी था डिसीजंस लेने के लिए। उसने ये डिसीजन लिया कि अब जो भी फार्मासिस्ट होगा उसके लिए जो प्रोफेशनल डिग्री तस्लीम की जाएगी वो फार्म डी की होगी। यानी कि बी फार्म से ये चीज़ इवॉल्व होके बनी फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, समवेयर इन 1990s। ठीक है जी। तो जो बी फार्म है, अगर हम दूसरे जो कोर्सेस हैं जैसे फार्मेसी टेक्नीशियन वगैरह, उनकी यहाँ पे बात नहीं होगी। प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की बात हो रही है। प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के लिए फार्म डी डिग्री को सोल डिग्री करार दिया गया कि इसके अलावा अगर कोई डिग्री होगी, कोई बी फार्म होगी या कोई और फार्मेसी टाइप की होगी तो उसको प्रोफेशनल डिग्री तस्लीम नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब 2020 का जो गोल है यूएस में, वो ये गोल सेट कर रखा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए, यानी कि फार्मासिस्ट का वो रोल जिसमें कि वो पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है, वो पेशेंट केयर फार्मासिस्ट डायरेक्टली प्रोवाइड कर सके पेशेंट। करंटली फार्मासिस्ट एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम का हिस्सा है, जिसमें प्रिस्क्राइबर है, जिसमें नर्स है और जिसमें फार्मासिस्ट खुद है। यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स में ये गोल सेट कर रखा है कि 2020 के एंड में जाके फार्मासिस्ट इतना, फार्मेसी का जो प्रोफेशनल है, हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल, वो इतना डेवलप हो जाए कि वो डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अब आइए जी पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये डिग्री स्टार्ट होती है बी फार्म की। मुझे एग्जैक्ट बी फार्म का याद नहीं, बट अगर मुझे सही याद आ रहा है तो ये शायद 1960s में बी फार्म की डिग्री स्टार्ट होती है, शायद 1956।
लेकिन आई एम नॉट श्योर। इसकी जो अपग्रेडेशन हुई है यानी कि बी फार्म से जो इसको फार्म डी बनाया गया है वो 2004 में किया गया है इसको कन्वर्ट। पाकिस्तान में फार्मासिस्ट एज अ प्रोफेशनल के लिए जो डिग्री सोल डिग्री करार दी गई वो 2004 में करार दी। इसका मतलब ये हुआ कि बी फार्म से फार्म डी में कन्वर्ट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपग्रेड करने का वो क्लिनिकल साइड है फार्मेसी की, हेल्थ केयर साइड है फार्मेसी की। फार्मासिस्ट का पेशेंट रिलेटेड जो केयर है जो फार्मासिस्ट प्रोवाइड कर सकता है उस ऑब्जेक्टिव के साथ पाकिस्तान में बी फार्म को फार्म डी बनाया गया, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनाया गया। अच्छा जी, लेकिन लेकिन क्लिनिकल साइड पे अभी तक बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोप, क्योंकि अभी तक क्लिनिकल फार्मेसी पाकिस्तान में डेवलपमेंट फेज में है। इवन के अभी भी बहुत सारे मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की उनके पास मास्टर्स नहीं करवाती वो फार्मेसी प्रैक्टिस। डेवलप्ड कंट्रीज में मास्टर्स ना सिर्फ फार्मेसी प्रैक्टिस बल्कि फार्मेसी प्रैक्टिस का ये जो एक सब्जेक्ट है क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें मास्टर्स भी करवाया जाता है और फर्दर जो एजुकेशन है पीएचडी वगैरह वो भी करवाई जाती है। पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट फेज में है, अभी तक अपनी जो उसका स्कोप बनता है उसको अभी तक हासिल करने में कामयाब नहीं। इसके 2 से 3 रीजंस हो सकते हैं। आप बताइए आपके ख्याल में क्या वजह है कि क्लिनिकल फार्मेसी क्यों नहीं डेवलप हो सकी अभी तक पाकिस्तान कंप्लीटली? कोई दावे ख्याल करना चाहेगा इसमें? हमजा हमजा यामीन। जवेरिया इब्राहिम। यस सर। जी बेटा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर प्रॉपर यहाँ पे एक तो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और सेंटर्स भी इतने प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, शायद इसलिए। ओके, सेंटर्स किस तरह के? हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है? मतलब अगर हम बात करें कि जो फार्मेसी जो प्रॉपर होती है, लाइक दिवागो की जो फार्मेसी है और जो दूसरे फार्मेसी जो होती हैं उनकी तरह जो है वो प्रॉपर हमारे यहाँ जो है सिस्टम नहीं है। लेकिन दवा को फार्मेसी का इससे क्या लिंक बनता है? हम तो कम्युनिटी फार्मेसी की बात नहीं कर रहे, हम तो जी जी मैं क्लिनिकल की बात कर रहे जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एज एग्जांपल आपको बताया है कि जैसे कम्युनिटी फार्मासिस्ट के इतने प्रॉपर सिस्टम नहीं है अवेलेबल ज़्यादा, इसी तरह क्लिनिकल फार्मेसी भी के भी प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल नहीं है। हैं। ओके, ठीक जी। और कोई अफसर रकीब? जी सर। आपका क्या ख्याल है सर? तो सर यहाँ पर हेल्थ केयर की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मौजूद हैं, इसलिए। फैसिलिटीज तो बेटा आई थिंक हैं। देखिए कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, सेकेंडरी और टर्शरी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, उनकी तो कोई कमी नहीं है। जी। कोई कमी। और जी, देखिए इसके एक रीजन तो ये है कि
फार्मासिस्ट की एज अ स्टूडेंट अभी तक ज़्यादातर जो ओरिएंटेशन है उनकी वो इंडस्ट्रियल साइड पे ज़्यादा रहती है। स्टूडेंट की चूंकि पाकिस्तान में टारगेट ये होता है कि फार्मडी करके फौरन से जो है वो अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न करने लग जाए। लेकिन एक मिनट एक साइड पे थोड़ा सा परसेप्शन ये मौजूद है कि फार्मडी करने के बाद जो है बस सारी अचीवमेंट्स हो गई और अब हमने डायरेक्ट की अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। इसमें मज़ीद पेशेंट्स मौजूद नहीं होते हमारे यहाँ पे और लोग इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रियल साइड की तरफ उनकी ओरिएंटेशन ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न ये कि चूँकि क्लिनिकल फार्मेसी एज सच डेवलप्ड नहीं है और डेवलपिंग स्टेज में है पाकिस्तान में, तो अर्निंग भी कम है ऑब्वियसली। अगर एंट्री लेवल की बात की जाए तो एंट्री लेवल पे अर्निंग्स क्लिनिकल साइड पे कम है फार्मासिस्ट पे। उसका रीज़न क्या है कि एक फार्म डी ग्रेजुएट एग्जैक्टली ट्रेंड नहीं होता, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं होता एक फुल फ्लेश क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए। उसे एक अच्छा खासा पीरियड जो है क्लिनिकल फार्मेसी की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी अर्निंग के स्केल पर वो पहुंचता है। तो एक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मासिस्ट के हमारे यहाँ ओरिएंटेशन ज़्यादा है इंडस्ट्रियल साइड पे एज कम्पेयर टू हेल्थ केयर सिस्टम। जी, दूसरा रीज़न जो कि कुछ ऑथर्स क्लेम करते हैं, आर्टिकल्स में, साइंटिफिक आर्टिकल्स में मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल ये जो हमारा रीजन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह शामिल है, इस रीजन से ज़्यादातर फार्मासिस्ट मूव करते थे फॉरेन साइड पे। ठीक है जी, तो फार्मासिस्ट हमारे यहाँ का ज़्यादातर जो है वो मूव करता था हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ भी और ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, इंक्लूडिंग अमेरिका एज वेल। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने पास फार्मासिस्ट के लिए फार्म डी को एज अ सोल डिग्री बना दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान से बी फार्म करने वाला वहाँ पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि हमारे विजन में बी फार्म को फार्म डी पे अपग्रेड करने करने से और उसे करने के बाद से कोई एग्जैक्ट प्रोफेशनल प्लानिंग्स जो है वो मौजूद नहीं थी। सिर्फ ये रीज़न मौजूद था कि जो फार्मासिस्ट हमारे यहाँ का पास आउट हो उसके लिए मिडिल ईस्ट और डेवलप्ड कंट्रीज़ के दरवाजे जो है वो खुले रहे। इस वजह से इसको अपग्रेड किया गया फार्म डी। इसी वजह से उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं किया गया कि फार्मासिस्ट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हो सके। एंड जी, तीसरा रीज़न ये है कि जब बी फार्म, ये जो तीसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऑथेंटिक या पब्लिश्ड रीज़न नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है जनरल। हो सकता है आप इससे एग्री करें और आपको कंप्लीट राइट है कि आप इससे एग्री ना भी करें, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तीसरा रीज़न ये है कि जब बी फार्म को फार्म डी में पाकिस्तान में अपग्रेड किया गया और उस वक्त फार्मासिस्ट के साथ डॉक्टर का वर्ड उनको लगने लगा, डॉक्टर फार्मेसी, तो मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो गई कि फार्मासिस्ट जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में एक बड़ा इंस्पेक्टर बन के आने वाला है। ऐसा इंस्पेक्टर जो कि डॉक्टर की, प्रिस्क्राइबर की और नर्सिस की ज़िंदगी जो है वो हराम कर देगा, उनकी छोटी छोटी गलतियां पकड़ के जो है उन्हें बदनाम कर देगा और उनके ऊपर मुसलसल जो है वो एक इंस्पेक्टर की तरह, एक कंट्रोलर की तरह एक नज़र रखे रहेगा। ठीक, इससे एक जो है वो रिजर्वेशन क्रिएट होगी मार्केट में, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सिस्टम मार्केट में। डॉक्टर्स एंड नर्सेस और दूसरे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स सब रेजिस्ट कर गए इस बात से और इस बात की वजह से फार्मासिस्ट को
हेल्थ केयर साइड पे स्पेस देने में जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में फार्मासिस्ट एक सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर जो टीम है उसको सपोर्ट करता है, ना कि एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले करता है। जबकि पाकिस्तान में एक इस तरह का इमेज डेवलप हो गया कि ये जो अपग्रेडेड फार्मासिस्ट जब 5 साल के बाद अब मार्केट में आएगा तो वो डॉक्टर्स के लिए जो वो इंस्पेक्टर बन जाएगा। इसकी वजह से मार्केट में एक रेजिस्टेंस पड़ा। सो होप फॉर द बेस्ट, आगे चलते हैं। अब ये डेवलप कंट्रीज में फार्मेसी कितनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, इसकी स्पेशलाइजेशन का अंदाज़ा आप इस स्लाइड से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में फार्म डी ग्रेजुएट के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी फर्दर एजुकेशन के साथ ना सिर्फ ये कि क्लिनिकल फार्मेसी बल्कि क्लिनिकल फार्मेसी में मज़ीद स्पेशलाइजेशन करता है। ये स्पेशलाइजेशन एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में की ट्रेनिंग्स लेके करता है और सर्टेन एग्जामिनेशंस में अपीयर होके स्पेशलाइजेशन करता है। यानी कि एक तो हो गया क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अब वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट मजीद स्पेशलाइजेशन ले सकता है ऑन्कोलॉजी फार्मेसी, एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी, वो साइकेट्रिक फार्मासिस्ट बन सकता है, वो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट बन सकता है, पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट बन सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट बन सकता है, जियाट्रिक फार्मासिस्ट बन सकता है, इंटेंसिव केयर यूनिट का जो वार्ड है उसकी स्पेशलाइजेशन कर सकता है। गर्ज ये कि जितनी मेडिकल स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं उसमें से ज़्यादातर स्पेशलिटीज़ में एक फार्मासिस्ट स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट बन सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में और दीगर डेवलप कंट्रीज में। तो ये स्लाइड आपकी कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए कि फार्मासिस्ट के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में कितना बड़ा स्कोप मौजूद है डेवलप कंट्रीज। जिसको यूएस में हम कहते हैं बोर्ड सर्टिफाइड फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट या बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट, बोर्ड सर्टिफाइड पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट, बोर्ड सर्टिफाइड जेनेटिक फार्मासिस्ट। राइट जी। अब जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी है, ये इसके पास दो डेफिनेशंस हैं क्लिनिकल फार्मेसी की। एक कहलाती है एब्रिविएटेड डेफिनेशन यानी कि प्रिसाइज डेफिनेशन, और एक कहलाती है अनएब्रिविएटेड डेफिनेशन यानी कि डिटेल्ड डेफिनेशन। ये जो डिटेल्ड डेफिनेशन है वो इस डॉक्यूमेंट के तकरीबन 1 पेज तक लिखी हुई है, डिटेल्ड डेफिनेशन। नहीं जी, तो ये डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा LMS पर तो उसमें मज़ीद आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अनएब्रिविएटेड डेफिनेशन, average definition according to American College of Clinical Pharmacy. Clinical pharmacy is defined as that area of pharmacy. Pharmacy का वो area that is concerned with the science and practice. ना सिर्फ साइंस बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी। रेशनल मेडिकेशन यूज जो साइंस और प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड है क्लिनिकल फार्मेसी अकॉर्डिंग टू एवरेज डेफिनेशन। तो क्या मतलब है जी रेशनल मेडिकेशन यूज? मरियम फातिमा, मरियम फातिमा, फातिमा नहीं, आमिर सुहेल। ये सर क्या मतलब है रेशनल मेडिकेशन यूज से? सर तो ये बताओ किसी बस में घूम रहे हो क्या? बड़ा प्यारा म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में। सुहेल हमें सुन नहीं पा रहे जी भाई। कोई वॉलंटियर भी नहीं है क्या इस क्लास में? अभी तक आप 4th ईयर की दवाई हैं।
जैसे आप 4th ईयर में थे वैसे के वैसे, कुछ चेंज नहीं सर है। रैशनल सर जो भी मतलब क्लिनिकली प्रॉपरली यूज हो, प्रिस्क्राइब मेडिसिन। जी कोई एक बता दे, पहल किसने की थी? मरियम आप बता दीजिएगा। सर रैशनल और इरेशनल में यही डिफरेंस है कि रैशनल बेसिकली जो क्लिनिकल नीड के या थेरेपी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो जो थेरापी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे वो रेशनल हो जाएगा। जी सर, रैशनल मतलब क्लिनिकली जो यूज करें उस चीज को कहेंगे। और कौन बात कर रहा था जी? वाह, और कौन? सर मैं थी। जी बोलेंगे। सर यही कि मतलब प्रॉपरली प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो हमें डॉक्टर से मिलती हैं आफ्टर डायग्नोसिस। प्रॉपरली प्रिस्क्राइब का क्या मतलब है? सही से लिखी हुई हो, साफ सुथरी लिखी हुई हो, डोजेज सही लिखा हुआ हो, डोजेज फॉर्म नहीं सही सर, लिखा हुआ हो। मतलब जो रिक्वायरमेंट हो डिजीज के रिलेटेड वही सिर्फ प्रिस्क्राइब की जाए। Alright. Okay. सर जो आपकी तो क्लिनिकल नीड्स है वो मैच होनी चाहिए आपकी मेडिकेशन से। ओके, क्लिनिकल नीड्स मैच होनी चाहिए मेडिकेशन से। ठीक है, आपका पॉइंट सही है। इसको ज़्यादा एक्यूरेटली हम ये कह सकते हैं कि रेशनल एक्चुअली इंडिकेट करता है रीज़न, रीज़न, जस्टिफिकेशन, पढ़ा लिखा रीज़न। जो मेडिकेशन यूज़ की जा रही है, जैसे यूज़ की जा रही है, जिस पेशेंट पर यूज़ की जा रही है, उसके बिहाइंड एक रीज़न मौजूद होना चाहिए, एविडेंस मौजूद होनी चाहिए, डेटा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह की कोई अंधेर नजरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पेन रिड्यूस करने के लिए कोई एजेंट लिखना है, मॉलिक्यूल प्रिस्क्राइब करना है, तो हंड्रेड्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट अवेलेबल है मार्केट में। उन हंड्रेड्स में से जो भी एक आप चॉइस करते हैं या एक प्रिस्क्राइबर चॉइस करता है, उसकी चॉइस के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न मौजूद होना चाहिए। That scientific reason is actually the rational, वो rational है। अब आइए जी अनएवरेज डेफिनेशन। अनएवरेज डेफिनेशन में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको कि हमने मजीद ओपन करके जो है पढ़ना होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ रखा है। हमारा जो क्लिनिकल फार्मेसी का डॉक्यूमेंट इस पर्पज से पब्लिश हुआ है, इसमें 3-4 मजीद इसी तरह के पैराग्राफ्स मौजूद हैं। Clinical pharmacy is a health science discipline. Health science discipline. This is not industrial discipline, but it is a health science discipline in which pharmacist provides patient care. Pharmacist patient care provide करता है, patient को care provide करता है, patient को services provide करता है। ऐसी patient care that optimizes medication therapy. मेडिकेशन थेरापी का जो बेनिफिट है, मेडिकेशन थेरापी देने के बाद जो आउटकम्स आने हैं, मेडिकेशन थेरापी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो सके, बेहतर से बेहतरीन हो सके। अच्छा, clinical pharmacy is a health science discipline which pharmacists provide patient care. A patient care that optimizes medication therapy and promotes health, wellness and disease prevention. जो कि प्रमोट करेगी ऐसी सर्विसेज, ऐसी पेशेंट केयर जो कि प्रमोट करेगी हेल्थ को, वेलनेस को। वेलनेस यानी कि जो ओवरऑल वेल बीइंग है पेशेंट्स की और कम्युनिटी की। हेल्थ पेशेंट को इंडिकेट करेगी, वेलनेस एक ज़रूरी नहीं है कि बंदा बीमार हो, उसके मज़ीद वेलनेस के लिए, उसकी हेल्थ मज़ीद अच्छी होने के लिए, जैसे कि विटामिन वगैरह का यूज़ है, डाइट अच्छी होनी चाहिए, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं, उनसे बचाने के लिए फार्मासिस्ट काम करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। The practice of clinical pharmacy embraces the philosophy of pharmaceutical care. क्लिनिकल फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस खड़ी होती है एक फिलॉसफी के ऊपर। उस फिलॉसफी का नाम है फार्मास्यूटिकल केयर।
ये फार्मास्यूटिकल केयर क्या है? Pharmaceutical care blends a caring orientation with specialized therapeutic knowledge, experience, and judgment for the purpose of ensuring optimal patient outcomes. पेशेंट में जिस तरह की भी इंटरवेंशन की गई है, हेल्थ से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, वो ऑप्टिमल हो सके। ये ऑप्टिमल कैसे होगी कि फार्मासिस्ट केयर प्रोवाइड करेगा, वो केयर डिपेंड करती है फार्मासिस्ट की स्पेशलाइज्ड थेराप्यूटिक नॉलेज पे। स्पेशलाइज्ड इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक फार्मडी ग्रेजुएट अगर हेल्थ साइंस डिसिप्लिन की तरफ अपने प्रैक्टिस को लेकर जाना चाहता है तो वो मज़ीद विगरस प्रोसेस से गुजरता है, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग एंड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड थेराप्यूटिक नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा जो कि पेशेंट्स डील करते हुए एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इम्प्रूव होता है। राइट, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड लर्निंग है ये हार्डली 30% रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ का जिनका कि आपने प्रोफेशनली जाके आपने डील करनी होती है। प्रोफेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल फील्ड, हर प्रोफेशनल तकरीबन अपने करियर का 70% लर्निंग जो है वो ऑन फील्ड करता है, अपने काम के दौरान करता है। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे प्रोफेशन का 30% भी नहीं बनाता। ठीक है और जी, तो फार्मास्यूटिकल केयर की फिलॉसफी पे क्लिनिकल फार्मेसी की प्रैक्टिस खड़ी होती है। फार्मास्यूटिकल केयर ब्लेंड है केयरिंग ओरिएंटेशन का विद स्पेशलाइज्ड थेरेप्यूटिक नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। डे टू डे डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आती हैं तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के। ऐसी प्रॉब्लम्स में बेहतरीन जजमेंट अपनी प्रोवाइड करना, उस जजमेंट की बेस पर डिसीजन लेना। ठीक है जी, तो ये काम है क्लिनिकल फार्मेसी का। एज अ डिसिप्लिन, क्लिनिकल फार्मेसी आल्सो हैज एन ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट टू द जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज दैट एडवांसेस हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि एज अ डिसिप्लिन क्लिनिकल फार्मेसी सिर्फ ये नहीं करेगी कि दूसरों की जनरेट की हुई जो नॉलेज है, दूसरों की हुई जो रिसर्च है, दूसरों का पब्लिश की हुई जो गाइडलाइंस हैं, सिर्फ उनको पढ़ के गुजारा करेगी, बल्कि हर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि वो रिसर्च में भी हिस्सा ले और नई नॉलेज जो है वो क्रिएट करने में हेल्प आउट करे। वो न्यू नॉलेज जो है वो उसके भी काम आए और दूसरे प्रोफेशनल्स के भी काम आए। ठीक है जी, तो फार्मास्यूटिकल केयर को अगर हम डिफाइन करें, फार्मास्यूटिकल केयर को, कि जी ये फार्मास्यूटिकल केयर का जो यहाँ पर ये लफ्ज़ आया है ये एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होगा। फार्मास्यूटिकल केयर डिफाइन होती है एज अ डायरेक्ट responsible provision of medication related care for the purpose of achieving definite outcomes. Definite outcomes यानी कि वो outcomes जिनको के मेजर किया जा सके, वो किसी तरह की हवाई आउटकम्स ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है, राइट, या हमने मेजर किया कि 180/125 है या 130 है, अपर लेवल उसका जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब अगर उसको एक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन की गई है तो ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स। एग्जैक्टली कि जी हाँ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी मेडिकेशन है, बहुत अच्छा इलाज हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा नहीं। डेफिनेट आउटकम्स जिनको कि हम कह सकें कि ये डेफिनेट है, मेजरेबल है। So the pharmaceutical care is the direct responsible provision of medication related care. Medication related care यानी कि फार्मासिस्ट जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी केयर मेडिकेशन से रिलेटेड होती है। बाकी कुछ उसकी दूसरी जो केयर्स हैं वो नर्सेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, होम बेस्ड नर्सिंग होती है, वो प्रोवाइड करती है।
फार्मासिस्ट जो केयर प्रोवाइड करता है उस केयर का मतलब मेडिकेशन रिलेटेड केयर है। उस सारी की सारी जो केयर है उसका जो फोकस है वो मेडिकेशंस के ऊपर होता है। इस तरह का नहीं होता कि वो पेशेंट को उठा के तो वॉशरूम तक जो है वो एस्कॉर्ट करना है, तो वहाँ उसको फैसिलिटेट करना है, तो उसका यूरिन बैग उठा के उसको फैसिलिटेट करवाना है, इस तरह की केयर नहीं। मेडिकेशन रिलेटेड केयर, direct or responsible medication related care for the purpose of achieving definite outcomes। जो outcomes आएंगी उस थेरेपी के बाद वो definite हो और वो outcomes improve करें पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अब अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें कि यहाँ से फार्मास्यूटिकल केयर की, क्लिनिकल फार्मेसी की जो डेफिनेशन हम देख के आए हैं, तो फार्मास्यूटिकल केयर की जो हमने डेफिनेशन देखी है तो उसमें जो बातें निकल के आती हैं वो है मेडिकेशन रिलेटेड, यानी कि ये किसी ज़ाती नोयत की केयर नहीं है जो फार्मासिस्ट ने प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, बल्कि ये मेडिकेशन रिलेटेड केयर है। और ये मेडिकेशन रिलेटेड फार्मासिस्ट डायरेक्टली प्रोवाइड करता है पेशेंट्स डायरेक्टली, ताकि जब ये डायरेक्टली पेशेंट को प्रोवाइड की जाए तो इसमें से डेफिनेट आउटकम्स निकल के आए, सिर्फ ख्याली बातें ना हो, हवाई बातें ना हो, बल्कि डेफिनेट आउटकम्स निकल के आए। ये डेफिनेट आउटकम्स जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट को इम्प्रूव करे, डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। राइट जी, तो इस सेशन में हमारे पास 2 मिनट हैं, किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए। जी कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? सर रैशनल यूज ऑफ मेडिकेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, अभी कर सर इसको तो फिर हम ये जो जवाब है इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 मिनट से ज़्यादा शायद हमें लगता है। सर इसके बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल करो। चलें ठीक है।